ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो वेट करेंगे, मिड टर्म के बाद जो है वो ग्रुप्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे। आप लोगों को डेट मिल गई है सही मिड टर्म की? आई थिंक सो इट इज 11 मार्च एंड डे इज थर्सडे। एम आई ओके? जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो उस हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, मैंने पॉज किया है, बच्चे अभी आ भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए जो है वो लोड कर लूँ। वैसे आई थिंक कि आप लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए होंगे, और साथ में जो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग अभी जो है वो मतलब जैसे क्लास होता है कि इन्वायरमेंट होता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, तो हो सकता है इतना आप लोगों का नहीं हो इंटरेक्शन, ड्यू टू कि हम लोगों की अभी तक क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रही है। तो उस लिहाज से जो है आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो है अगर कोई रह जाता है और आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उसको खुद ऑफर कर दें। अगर आप लोगों का ग्रुप है, वहाँ मैंने ये भी लिखा है अगर कि आप लोग जो है वो जिन लोगों का ग्रुप है और कोई इंडिविजुअल है, तो एक एक तो वो खुद भी राइट कर दे कि आई एम इंडिविजुअल, और साथ में जो ग्रुप उसको जो है वो ज्वाइनिंग दे रहा है या अपने साथ शामिल करना चाह रहा है, तो वो भी जो है वो साथ में शामिल कर ले। तो इससे जो है वो मतलब हेल्प भी हो जाएगी और जो है इस किस्म का इश्यू भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ का आप लोग अगर मद्देनज़र रखेंगे तो आई थिंक सो कि हम लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं शेयर को रिज्यूम कर रहा हूँ अगेन। कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस थी जो मैंने अपलोड की है। ठीक है, जो आज के लेक्चर्स के हवाले से हैं उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। अ, ठीक है, तो जो लास्ट थी अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। नहीं, 3 मेंबर्स से तो नहीं हो सकता। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है वो मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे बच्चों ने दी थी तो मैंने वाइवा जो था ऑनलाइन रिकॉर्ड किया था। लेकिन ये है कि अब फिजिकल भी वाइवा हो सकता है, आपको पता है, और मतलब ये ऑनलाइन जैसे भी सूरत हाल हुई, तो उस सूरत के अंदर एक आपको डेमो में दोनों चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं या डेमो दिया जाता है। ठीक है, और ये भी कर दूंगा कि स्टूडेंट से कुछ इंडिविजुअली मतलब उन्होंने अपने डेमो भी दिए थे और वाइवा का भी कर दूंगा, यानी दोनों अलग-अलग। अच्छा, लास्ट टाइम हम सुडो कोड और प्रिमिटिव देख रहे थे, तो हमने उसमें ये देखा था कि किस तरीके से जो है वो मतलब एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट किया जाता था। एक तो सिंपल हमने ये देखा था कि एक जो है वो इंग्लिश, और दूसरा जो था वो क्या था, सेकंड मेथड। इंग्लिश को हम सुडो कोड कहते थे, सेकंड मेथड को क्या कहते थे, कोई राइट करके बताएगा? सेकंड मेथड को हम क्या कहते थे? कोई राइट करके बताएगा कि सेकंड मेथड को हम क्या कहते थे? प्रिमिटिव। खालिद अजहर ने जवाब दिया, नंबर 1 प्रिमिटिव। दोबारा आदम, गुलाम, गुड। अच्छा चलें, ठीक है, शुरू के 3 आंसर इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं देखता हूँ, बाकी अच्छी बात है और लोग भी आंसर है।
अच्छा, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि एल्गोरिदम को ये डिस्कवर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है वो मतलब फिजिकली या आप जो है वो एल्गोरिदम हम कहते हैं, अभी आप जिस क्लास में उससे कहा जाता है कि जी आप फ्लो चार्ट बनाएं, आप जो एल्गोरिदम बनाएं, तो हम जो है वो ये कहते हैं उसके ऊपर कि इतना छोटा सा लॉजिक है, कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन का, और या उसके लिए फ्लो चार्ट भी बनाए, नया नया सिंबल सीखें। तो एल्गोरिदम जो है वो एक्चुअली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सारे प्रोग्रामर समझते हैं। तो इसमें जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि, और ये पूछा जा सकता है आपसे, मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाए तो वो भी पूछा जा सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल इसका आंसर है कि जी आपके पास वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है सूडो कोड, जो कि हर प्रोग्रामर जो है वो समझ सकता है, और उसकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स सपोज वो सी शार्प का नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है अपने लॉजिक उसको दें फ्लो चार्ट वगैरह के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो अगर पास्कल का प्रोग्रामर है या वो जो है पाइथन का प्रोग्रामर है या किसी और चीज़ का प्रोग्रामर है, तो वो क्या करेगा, वो फौरन जो है उसके ऊपर कोडिंग कर देगा। तो इसका मतलब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा क्या एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज ये है सूडो कोड का, स्पेशली इसका, कि जो आपके पास बिजनेसमैन होता है ना, वो ये तो नहीं जानता भाई प्रिमिटिव या फ्लो चार्ट बनाना, लेकिन इंग्लिश इतनी जानता है कि वो आपको अपना प्रॉब्लम लिख के बता सकता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, या आप एक पेपर के ऊपर या उसके ऊपर दे सकता है पूरा ये प्रॉब्लम है, 2-3 पेजेस के ऊपर ये पूरी आपको एक रिपोर्ट डिफाइन कर सकता है कि वहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। तो इसलिए जो है वो इस इंग्लिश को राइट कर सकता है, और आप इसको, क्योंकि आप प्रोग्रामर है, आप कुछ भी आता है, आपको एंड्रॉइड आती है, आपको सी शार्प आती है, आप उसको कोड जो है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज समझ में आया प्रिमिटिव का और सूडो कोड का? अगर समझ में आया तो टू लिख के बताएं ये क्या एडवांटेज है। ठीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंस देते हैं टीचर, जो आपको कह रहे होते हैं कि जी आप ये बताएं, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, कि नहीं नहीं आप ये सीखें, आप सीखें। अच्छा, आप जो स्टूडेंट है ना, वो आप बोलते हैं कि सिंबल्स बनाए, ये करें, हम तो सीधे कंसोल रीड लाइन राइट लाइन लिख के जो प्रोग्राम बनाए, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, इसके लिए जो है बहुत सारे एल्गोरिदम है, वो हमें पहले से पता है, तो वो तो डिस्कवरी नहीं होती ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए इवन नंबर का लिखो, तो आपको पता है, वो तो नेट के ऊपर भी आप देखेंगे कि डिवाइड करेंगे टू को, टू से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा तो वो इवन हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि आप जो है हमारा सॉफ्टवेयर जरा कस्टमाइज बनाए, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए। लेट्स सपोज अकाउंटिंग सिस्टम है, तो आप उनको ये बोलें कि अकाउंटिंग सिस्टम तो बिल्ड इन आता है, मैं आपको जो है टैली वगैरह या क्विक बुक, डिफरेंट नाम से भी आते हैं, तो आप वो उनको जो है इंस्टॉल करके दे जाए, तो वो बोले नहीं ये तो पहले भी चल रहा है, या वो एक्सेल में काम कर रहे हैं, वो बोले नहीं हमारे पास ये नहीं, हम सिंपल ये कि क्लिक करें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाए, सेल्स पता चल जाए, कौन हमारा कस्टमर जो है वो सबसे बेहतर जो है हमसे मतलब परचेजिंग करता है वो पता चल जाए। तो इसका मतलब है कि आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्कवरी करना पड़ेगी, मतलब ये आपको एक अलग एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, कि डिस्कवरी का क्या मतलब है, आप उसका लॉजिक सोचें। लेकिन लॉजिक सोचने के लिए 4 स्टेप जरूरी है। एक ये कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, मतलब गौर से सुने कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में अगर आप जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो गलत ले लेंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सॉफ्टवेयर को चेंज करना इतना मुश्किल है जितना आप एक बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाते हैं, और आपसे कहा जाए उसके अंदर कि जी ये रूम जो है 2 डायरेक्शन के अंदर बन गए, और 2 जो है ऐसे बनना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपने किसी का घर बना के, कंस्ट्रक्टर है, आप बना के दें, और बाद में जो है आप उस वो कहते हैं कि 5 रूम्स बना दे, आपने 5 रूम्स बना दिए ना, और 5 रूम्स बनाने के बाद आपने क्या किया कि उसको दिखाया, वो कहीं मुल्क से बाहर गया हुआ था, वापस आया, तो उसने बोला नहीं ये तो नहीं था, मैंने 5 रूम्स आपसे कहा था, आपने ये किस तरीके से बनाया। तो ये जो आपके पास जो यूज़र रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एक तो ये कहते हैं, और साथ में इसके लिए एक और भी वर्ड यूज़ होता है, वो ये होता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सही है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो क्या चीज़ है, वो है आपके पास, देखिए पहले इस एग्जाम्पल को, उसने बोला 5 रूम्स बनाना है, वो ये कह के चला गया। अच्छा, उसके माइंड में क्या था, जो ये आपसे कहा जा रहा है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो उसके माइंड में क्या था, लेट्स सपोज उसके माइंड में ये था कि 5 रूम जो है वो लेट्स सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में बनेंगे, यानी कि, और ये जो है आपके पास रूम, यानी ये होगा इन होने का रास्ता ना। अब आपने क्या करा, आपने 5 जो है वो 5 रूम्स तो बना दिए, लेकिन आपने जो 5 रूम्स लेट्स सपोज ऐसे ऐसे करके ऐसे 5 बना दिए, सही है, इस तरीके से, या कुछ और कर दिया, यानी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी अभी। ठीक है, ये आप तस्वुर कर लें कि आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, और वो वापस आया, उसने बोला नहीं मुझे तो ये चाहिए था, आपने बोला मैंने तो ये बनाया।
अब आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, यानी कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने इतनी मेहनत से ये बना दिया तो सब कुछ गलत हो गया ना। ऐसा लगे या तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या फिर जो है कोई आपके पास बहुत बड़ा इशू डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, जाहिर ही बात है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस। तो सॉफ्टवेयर का भी यही हिसाब है, तो इसलिए आपसे जो है सबसे पहले ये कहा जाता है बार बार कि SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें जो है उसकी पहली जो रिक्वायरमेंट वो यही होती है कि आप अंडरस्टैंड करें उसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस है वो क्या करते हैं, वो जो है वो तमाम की तमाम जो चीज़ें वो कहता है ना कस्टमर या बिजनेस वाले जो कहते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सब के सब जो है वो लिख लेते हैं और लिख के उसका से सिग्नेचर तक करवा लेते हैं और एक एग्रीमेंट भी हो जाता है कि हमें ये चाहिए। और अगर वो बाद में कोई चेंज कहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि जी ये एग्रीमेंट है और आपने ये कहा था, तो आपने जो है हमसे जो कम्युनिकेशन की थी अब हम उस हवाले से बनाएंगे, क्योंकि अब बन चुका सॉफ्टवेयर, या अगर आप चेंज कहते हैं तो हम इतनी कॉस्ट और ज़्यादा लेंगे क्योंकि उसमें हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो हमेशा ये याद रखें कि चाहे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो या आप आगे चल के करेंगे भी या खुद से सॉफ्टवेयर बनाया करेंगे, जब आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो उस सूरत के अंदर जो पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यही होगी कि आप जो कुछ यूज़र कह रहा है एक पेपर के ऊपर जो साइन करा दें, ठीक है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है जिसपे वो आप एग्रीमेंट करते हैं कि ये मुझे चाहिए, यूज़र कहता है, आप ओके करते हैं, उसके साइन ले लेते हैं, ताकि बाद में वो ये ना बोले कि मैंने तो ये नहीं कहा था। तो ये इस वजह से इसके ऊपर एग्रीमेंट, तो ये होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बहुत फेमस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक डॉक्यूमेंट, और इसके ऊपर ये पूरे का पूरा एक तरीके से जैसे सिस्टम, इवन ये आपको पता है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं MS के अंदर, तो आपके पास जो है एक सब्जेक्ट जो है वो कराया जाता है, उसका नाम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सही है। ये पूरे एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो रिक्वायरमेंट यूजर से ली जाए। तो ये एक पूरी साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ना एक पूरी साइंस है। जो आप NIT की जो इंजीनियरिंग छोड़ के आए हैं, जैसे वो साइंस है, तो ये भी एक पूरी साइंस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप जब अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइस अब प्लान। अब ये है कि आप कोड राइट करते हैं, कोड राइट करके आप जो वो बताते हैं कि ये जो है ना, सॉरी कोड नहीं, एल्गो राइट करते हैं, ये एल्गोरिदम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम जो वो बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एल्गोरिदम बनाना ये प्लानिंग है। तो अब जो है दूसरा वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो वो एल्गोरिदम ही होता है, यानी प्लानिंग और एल्गोरिदम एक ही वर्ड है। अब आपसे कहा जाए कि जी आप काम कर लें कोई भी, कोई बड़ा, या आप ऐसा काम जिसके अंदर जो आपको अर्निंग हो रही हो, तो आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से ये आपका बिजनेस बिजनेस ही है, तो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप जो है वो फेल हो उसमें, तो आप प्लानिंग करते हैं। तो ये जो प्लानिंग है वो एल्गोरिदम है कि हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बड़े पैमाने पर एल्गो राइट कर रहे होते हैं आप हाई लेवल के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे बनती है, वो आगे चल के सब आपको आ जाएगा, और कौन कौन से जी फॉर्म्स हैं जिसमें इनपुट लेंगे। जब आप सारा फ्लो चार्ट बना देते हैं और सूडो कोड राइट कर देते हैं, प्लान का यहाँ पे ये मतलब है। उसके बाद आप क्या करते हैं, कैरी आउट द प्लान का मतलब आप कोडिंग करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं कंप्लीट, सही है, देखें पहले इसमें वही हुआ, आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम राइट किए, फिर आपने कोडिंग की है। उसके बाद क्या करते हैं, जब बना लेते हैं तो फिर आप उसको चला के देखते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्यूरेसी किस चीज़ को कहते हैं कि रिजल्ट सही है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में, वो है एक्यूरेसी। अगर किसी का रिजल्ट सही नहीं है तो एल्गोरिदम भी फेल हो जाता है, प्रोग्राम भी फेल हो जाता है। लेट्स सपोज कि आपसे कहा जाए कि एक कैलकुलेटर बना दें, और कैलकुलेटर जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे, 2+2 जब भी आप दे देंगे, नहीं नहीं ये टॉपिक नहीं, हैवी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अभी आप वेट करें, मिड टर्म का तो मैं बात स्टार्ट ही जो है वो सबसे लास्ट सेशन में करूँगा, ताकि आप लोग सब सुने। और दूसरी बात ये कि अटेंडेंस भी लास्ट में होगी, और तीसरी बात ये कि 11:40 के बाद भी हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि आप बेड लक, या आप ये समझ लें कि थोड़ी सी आज लेट क्लास शुरू हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कवर हो। इवन शायद मैं रिकॉर्डिंग भी ना करूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ करके, और जो है कोशिश ये करूँ कि आपको ब्रेक भी कम दो, तो ज़रा गौर से सुने। और ये जो है ये मिड टर्म ही की बात हो रही है, ये समझ लें कि ये मिड टर्म ही की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आज होगी सबसे इंपॉर्टेंट मिड टर्म ही की हवाले से बात होगी ना। अभी ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, अगले वीक जो है मिड टर्म है, इसलिए जो 2-3 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे या उससे ज़्यादा करते हैं, तो वो सब के सब इम्पोर्टेंट है।
तो प्लीज़ बी पेशेंट। और कोई अभी जो है ना वो, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है हमें उसको डिस्कस करना ही है। तो एवोल्यूट द सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक्यूरेसी। सही, एक्यूरेसी अगर सही है तो ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो जाता है, वरना फिर सॉफ्टवेयर जो वो फेल हो जाता है। अच्छा, एल्गोरिदम जो आपने राइट किया वो एफिशिएंट है या नहीं है, ये थोड़े साइंटिफिक वे के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जो कि आपको जो है वो, अगर बहुत अच्छा आप एल्गोरिदम कोई ऐसा राइट कर लें जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया हो, सही है, तो फिर आप क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं और मे भी पॉसिबल कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको जो वो हायर भी कर ले। तो एल्गोरिदम जब चल रहा होता है तो आप दो चीज़ें देखते हैं कि कितना वो टाइम ले रहा है, यानी प्रोसेसिंग टाइम उसका कितना है। ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। पहली बात तो ये कि उसको सही होने के लिए एक्यूरेट होना चाहिए, तो एक्यूरेसी यहाँ पे लिख दी है। एक्यूरेट नहीं है तो ये बेकार है, एल्गोरिदम ही बेकार है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, क्वेश्चन आ गया कि एक कैलकुलेटर बनाया, 2+2 का आंसर जो 8 देता है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर सकते हम एक्सेप्ट। तो बिजनेस वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमें प्रॉफिट दें, प्रॉफिट बताएं, हमें सेल्स कितनी है बताएं। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर वही गलत बता रहा है, वो चेक कर रहे हैं मैनुअली उसको वेरीफाई करने के लिए, और आपका गलत बता रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए फिर। तो ये इसलिए एक्यूरेसी की फर्स्ट थी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर मार्क्स अगर आपके पास वो 3 मार्क्स का है, तो कैसे 3 आउट ऑफ 3 मिल रहे होते हैं? आपने कितना करेक्ट दिया है। अब इसमें एक बात ये होती है कि फुल करेक्ट होता है तो 3 आउट ऑफ 3, थोड़ा जो है इरेलेवेंट भी उसमें होता है तो 2, सही, 2/3, और ज़रा अजीबो गरीब सा होता है तो 1/3, और बिल्कुल ही बेकार होता है तो 0/3। तो इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेसी उसमें भी चेक हो रही थी आपके मार्क्सिंग के अंदर, आपके आंसर के ऊपर। और ये एक्यूरेसी भी बताती है कि एक स्टूडेंट ने क्लास के दौरान कितना जो है वो गौर से बात सुनी है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो हर जगह है, सही है। अजय, दो चीज़ें होती है कि कितनी स्पीड से चल रहा है, यानी प्रोसेसिंग उसका कितना टाइम है, और कितना स्पेस एमबी के अंदर वो डेटा में ले रहा है। तो ये पहली जो चीज़ है किससे रिलेटेड है? ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ जो है स्पेस डेटा से रिलेटेड है। तो लेट सपोज दो स्टूडेंट ने एल्गोरिदम बनाया है, सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने बनाया है प्राइम नंबर का। अब दोनों का हम कंपेयर करेंगे, मुकाबला करेंगे कि किसका बेहतर है। अब एक जो टीचर है वो ये कहता है कि भाई मुझे टाइम के लिहाज से बेहतर चाहिए, सही, मेरी रिक्वायरमेंट टाइम के लिहाज से बेहतर होना चाहिए। तो हमने ए और बी को जब कंपेयर करा तो पता चला ये 1 मिली सेकेंड में चल रहा है और ये 3 मिली सेकेंड में चल रहा है। तो बेस्ट कौन सा हो गया? ए हो गया, सही है। तो इसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए क्योंकि इसने मेहनत से बनाया था। अच्छा, अगेन दूसरी क्लास आती है, उसमें टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो इसको दोबारा बनाएं, लेकिन अब जो है मुझे स्पेस बचाना है। स्पेस जो है वो मिनिमम यूज़ करें, जो उसके अंदर आपके पास डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो मिनिमाइज करें। तो जब आपने रन करके देखा एल्गोरिदम, सही है, दोनों स्टूडेंट ने बनाए, जब आपने रन करके देखा तो पता चला है कि वो जो स्टूडेंट ए है उसका 2 MB ले रहा है और बी का 1 MB ले रहा है। तो उस सूरत के अंदर क्या होगा? उस सूरत के अंदर जो है वो इसका बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा लाइक ये जो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कभी जो ये वाला जो है ये हमारा फैक्टर होता है कि कितनी प्रोसेसिंग स्पीड ले रहा है या टाइम ले रहा है चलने में, और कभी जो है हमें स्पेस इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स डिपेंड, टाइम अगर है तो जो कम टाइम लेता है वो इम्पोर्टेंट होता है, अगर स्पेस आपके पास इम्पोर्टेंट है तो जो स्पेस लेता है। तो दो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर जो एल्गोरिदम डिफाइन होता है, ठीक है। ये बात जिसकी समझ में आ गई है वो सही लिख के बताए मुझे। ठीक है, गुड। अब आज जो है वो बहुत सारे थ्री आ गए। अच्छा, फिर जो है वो हम ये वाली बात करते हैं। तो ये एल्गोरिदम है, तो इसके अंदर देखें मैं अभी आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि एक तो प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये टाइम जो वो मतलब कितना वो यूटिलाइज कर रहा है, जिसमें आप कितने इफ, जितने ज़्यादा इफ रखेंगे उतने कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही जाएगी, जितने फॉर लूप यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल रख देंगे। बस हम देखते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं, सही। अच्छा, एक स्पेस होता है कि कभी हमें पास जो है ना वो बाइट्स या डेटा एमबीज वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 3 केस होते हैं, या तो ये कि आपका जो एल्गोरिदम है बहुत देर से एग्जीक्यूट हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं वर्स्ट केस, सही है। और कभी कभी ऐसा होता है एल्गोरिदम जो है वो बहुत इजीली जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है एवरेज टाइम के अंदर, तो इसको कहते हैं हम बेस्ट केस, एवरेज केस। और एक जो है बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया
तो फ़ौरन जो है वो मिल गया। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको किसी को याद हो वो वाली एग्जांपल, जब हम सीक्वेंशियल सर्चिंग कर रहे थे और रैंडम सर्चिंग कर रहे थे, या मैंने मेमोरी के बारे में बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक मतलब यूनिवर्सिटी उसमें या स्कूल है, उसमें रूल्स बने हुए हैं और आप एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट फाइंड करना चाहता है, तो उसके पास उसको ये नहीं पता कि वो किसके अंदर किस क्लासरूम में है, तो वो एक एक करके जो है वो हर क्लास में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास जो सिक्वेंशियल सर्चिंग कहलाती है। और अगर उसको रूम नंबर पता है, डायरेक्ट वो पहुंच जाता है, तो वो जो है हमारे पास रैंडम सर्चिंग कहलाती है, कि वो डायरेक्ट उधर पहुंच गई। ये जिसको याद है वो 4 लिख के बताए, एक एग्जाम्पल दी थी मैंने जब हम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो लिख रहा था। गुड, खालिद अजहर हाफिज मोहम्मद। हाँ, फ्लैट वाली समझ लें, फ्लैट वाली में तो वो एग्जाम्पल थी कि हम एड्रेसिंग कर रहे थे ना। वैसे वो देखिएगा सारी वीडियोस, क्योंकि वो मुझे वीडियोस भी देखूंगा मैं पेपर बनाने से पहले ना। अच्छा, ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब जैसे ये मैंने आपको हवाले दे दिया ना, इसको समझिए कोई एग्जांपल, जैसे फ्लैट वाली एड्रेस के लिए दी थी, और आप लोगों को जो है वो एग्जांपल जो फाइंड आउट करने की दी थी कि जी अ, एक स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ें हैं, ये आप देख के आइएगा, इट इज़ दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि हम देखें प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग जो है वो एक ही चीज़ होती है, सही है ना। तो अगर आप देखें तो उस आप में आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, या आप सिलेक्शन का मतलब इफ देन एल्स यूज़ करते हैं, या रिपीटिशन, यानी आप उसको जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है वो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन, ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी कोशिश की गई, फिगर के थ्रू आपको समझा जाए कि जैसे आप हेलो वर्ड का प्रोग्राम है, या हेलो वर्ड माय नेम इज दिस, तो उसके अंदर जाहिर बात है आपने कोई इफ यूज़ नहीं किया, एक हेलो वर्ड राइट कराया और आपने अपना नाम राइट कराया, उसके बाद एक आध स्टेटमेंट और है, दिस दे एंड द प्रोग्राम इस तरीके की, और यहाँ पे ये एंड हो गया। तो ये लाइन बाय लाइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है हमारे पास लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक से होता है, या कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है कि आप जो है वो सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली हम इफ एज इफ के थ्रू जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये आपने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और फिर नॉर्मल लॉजिक की तरफ चले जाते हैं या आगे चले जाते हैं। वरना स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट वो इफ और एज जो आप यूज़ करते हैं, आपने सी शार्प में पढ़ लिया होगा। और थर्ड वन इज लूपिंग। लूपिंग का ये लॉजिक होता है कि लेट सपोज कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप फॉर का लूप चला रहे हैं 1 to 10 तक ना, तो अब ये वाली जो कंडीशन है ये जब तक ट्रू है जब तक ये चलेगा, सही है लूप, और जैसे ही जो है ये फॉल्स होगी तो ये खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप फॉर वन आई इज इक्वल टू 1 to 10 लिखते हैं, तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम चला, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या कर देगा, हम फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा देते हैं, तो प्रिंट आई करा लिया तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये दोबारा गया, सही है, फिर कंडीशन चेक करी, अभी भी आई जो है वो आई इंक्रीमेंट भी होगा, तो आई जो है अभी भी क्या है, 10 से लेस है, तो क्या करेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा। फिर ये इस तरीके से मूव करते जाएगा। फिर जब 9 पे पहुंचा, फिर 10 पे पहुंचा। अच्छा, लेट्स सपोज हमने लेस देन एंड इक्वल टू 10 लगाया था, तो ये 10 तक तो करा, उसके बाद ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर के सूरत में क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, रिपीटिशन। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो यूज हो रहा है होता है आइट्रेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये 3 लॉजिक है, यानी लाइन बाय लाइन है, सिलेक्शन है, चॉइस हम देते हैं, और रिपीटिशन है। रिपीटिशन में भी आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास जो सिलेक्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इफ एज इफ होता है नॉर्मली, और इफ मल्टीपल एज इफ भी होता है, नेस्टेड एज इफ भी होता है, और स्विच केस भी होता है। रिपीटिशन में हमारे पास जो है लूप्स होते हैं, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, और उसके अलावा फॉर नेक्स्ट लूप वगैरह होता है। ठीक है। जो मेन डिफरेंस होता है लूप्स में वो ये होता है कि आप जो नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको पहले से पता हो, जैसे 1 to 10 चलाना है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो नॉर्मली हम फॉर लूप यूज करते हैं,
और अगर आपको ये नहीं पता हो कि कितनी दफ़ा चलाना है तो हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं, व्हाइल या डू व्हाइल वगैरह। कैसे, आपने एक गेम बनाया, उसमें आप ये चाहते हैं यूज़र जब तक यस करता रहे गेम चलता रहे, और नॉर्मली अब वो हो सकता है पूरा दिन चलाना चाहे उसको, 2 घंटे 3 घंटे यस करता रहे, वो गेम ओवर हो तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब उसमें जो है हमें ज़ाहिर बात है हम क्या करेंगे, व्हाइल या डू व्हाइल का लूप ही यूज़ करेंगे। फॉर का 1 to 10 कर ले तो इसका पता है क्या मतलब, इसका मतलब हर दफ़ा गेम एक तो 10 टाइम्स चलेगा, दूसरा यूज़र के दिल नहीं चाह रहा एक दफ़ा खेलने के बाद, तो उसको टर्मिनेट जो है दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली कोई क्विट का ऑप्शन ही नहीं है, वो तो अब चलना ही है, तो इसलिए इस बात का लूप में ख्याल रखते हैं। जो डिफरेंस है 3 लूप्स में वो ये है। और डू वाइल लूप में जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, वाइल लूप की एग्जाम्पल है बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही वो चल रहा होता है, ये वाली। पहले जो कंडीशन चेक करता है अगर ट्रू होती है तो फिर जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो डू वाइल लूप है वो इस तरीके से होता है कि पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, यानी एक दफ़ा ज़रूर चलता है, उसके बाद ये वाली चेक करता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो डू वाइल जो है वो एक दफ़ा हर कीमत के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, सही है। तो ये जो है तीनों लूप्स का मेन डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें सिलेक्शन की, तो आपको पता है बाइनरी हम किसको कहते हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इफ एज इफ होता है। और दूसरी ये केस, स्विच केस भी आपने पढ़ा होगा, दूसरी वाली क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्विच केस। स्विच केस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज, ये तो अभी मैंने आपको वहाँ पे भी समझा दिया, ये वाली मैं बताता हूँ कि यूजर से इनपुट लिया, सही है, चाहे सिंपल कैरेक्टर ले लिया, आर जी, 2 कैरेक्टर ले लिया या तीसरा, और वो कोई इनपुट कर रहा है, तो अगर आर करेगा तो आपने स्टॉप प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज आप सिग्नल के लिए कोई जो है वो सॉफ्टवेयर राइट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करा, आर जी, अच्छा उसने जी प्रेस किया तो आपने ड्राइव यानी प्रिंट करा दिया, तो इसका मतलब है आपने जो है ये स्विच केस करा लिया कि अगर ये केस हो तो ये एग्जीक्यूट करे, ये केस हो तो ये एग्जीक्यूट करे। तो इस सूरत में जो है वो हम इस लॉजिक को, स्विच केस को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं या देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो रिकर्जन है। रिकर्जन से पहले कुछ और ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वगैरह है, तो मैं थोड़ा सा जो है आपको इधर लेके चलता हूँ। प्रोग्राम जो है वो बेसिकली, पहले तो आप ये बताएं कि विजिबल है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे लिख के एग्जाम्पल, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये चीज़ें विजिबल है ना आपको, इतने तो विजिबल होंगी। वन लिख के बताइए जिसको विजिबल है, ठीक है। अच्छा देखें, अभी पहले एक मैं काम की बात जो इससे इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं, ओके। मैं राइट कर रहा हूँ इधर, सही है, P इज इक्वल टू, सही है, I प्लस, अच्छा T लिख दिया मैंने, सही है, I प्लस उसके बाद जो है वो राइट कर देंगे D, सही है। ये कीबोर्ड जो है थोड़ा मसला कर रहा है, अगर दूर है मुझसे, D, सही है। और ये मैं एक और आपके पास जो एरो डिफाइन करते हैं ये बाद में लिख देंगे। तो मैं इसका क्या मतलब है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम, अब आप ये कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है। और जो आपको जो चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है, आउटपुट क्या होता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग की ना सिर्फ ये डेफिनेशन है बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है, जिसके थ्रू आप मतलब पूरी प्रोग्रामिंग को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें वो भी डेफिनेशन मिल रही है कि प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी प्रोग्रामिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इसमें आपने सब कुछ बता दिया कि प्रोग्रामिंग क्या है। आप ये बता रहे हैं इसमें कि जो भी आप डेटा देते हैं तो
अच्छा सही है। ये बताइए, ये जो है मैंने अभी जो बात की है वो ये वाली बात की है कि जो प्रोग्राम है उसकी ये डेफिनेशन है कि इट इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। ये बात तो सुन ली थी ना आप लोगों ने, वन लिख के बताएं। ठीक है, तो हमने बोला ये किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि ये जो है इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अच्छा इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कशीट का प्रोग्राम ने, तो यूजर से हम बोलेंगे आप अपने 3 नंबर इनपुट करो, तो 3 नंबर इनपुट होंगे तो वो क्या होगा, डेटा होगा। उसके बाद क्या होगा, हम प्रोसेसिंग कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और उसको जो परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देंगे और आखिर में उसकी परसेंटेज प्रिंट करा देंगे, तो वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो आपके जहन में होनी चाहिए, ये आंसर आप जो फौरन दे सके, ये आपके पास बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कंप्लीट आंसर वो है ये। ठीक है, अब जो है वो ये वाली बात करते हैं कि ये हमने किया क्यों, इधर डिस्कस क्यों किया। इसलिए डिस्कस किया कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम पढ़ते हैं या राइट करते हैं। और डेटा जो स्टोर करना है, जैसे इंटीजर है या आपके पास कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर किसी का नाम इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग लेना है। अगर हमें परसेंटेज है तो फ्लोट बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है पॉइंट आता है, डेसिमल फ्रैक्शंस आते हैं। तो ये अगर आपको पता है तो इसका ये मतलब है कि ये जो डेटा है इसको भी आपको स्टडी करना चाहिए। और ये कितने स्ट्रक्चर होते हैं जो राइट करते हैं, मतलब किस किस के जो यूटिलाइजेशन होते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है डेटा स्ट्रक्चर। सही है, रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्राम जो है आपके पास जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। सिंपल सी बात है, मार्कशीट की मैंने अभी एग्जांपल भी दी। इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपको क्या बेहतर तौर पे आना चाहिए, एल्गोरिदम्स, वो तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा उसके अलावा जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो डेटा का भी आपको नो हाउ होना चाहिए कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाए। सही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक एग्जाम्पल ये है कि किसी का नाम स्टोर कराना है तो आप इंटीजर को ही ले ले और बोले मैं तो इसमें नाम स्टोर कर रहा हूँ, तो वो तो एरर देगा कंपाइलर बार बार जैसे ही आप इनपुट वगैरह करेंगे। तो ये वाली जो लॉजिक है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए ना कि किस वजह हम क्या यूज़ करें और कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया के अंदर यूज़ होता है, तो इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा एक एक सेमेस्टर में आपको एल्गोरिदम पढ़ाया जाएगा, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी की अप्रोच होती है, वो एल्गोरिदम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम अलग पढ़ाती हैं कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ जो है डीएस डेटा स्ट्रक्चर के नाम से अलग पढ़ाती है, कुछ जो कंबाइन यूज़ करती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सही है? तो वो आपको जो है डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और ये दोनों जो है किसके लिए, ये प्रोग्रामिंग के लिए, अगर आप बेहतर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इनको आपको अच्छी तरह समझना पड़ता है। सही है, तो अब अगर हम इस तरफ चलें तो ये डेटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि डेटा पड़ा है गूगल के ऊपर, हम जो सर्चिंग करते हैं, ठीक है ना, गूगल के ऊपर जो सर्चिंग करते हैं, या आप जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक जो है वो, इसमें कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल लोड कर लूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। सही है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये है, एक हमारे पास फॉर्म है। ये वाला ट्राई कर लो, देखिए ये फॉर्म है, तो इसके अंदर क्या ये चीज़ सारी आ रही है आपके पास। अब देखें इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल आपका सॉफ्टवेयर बनता है उसमें होता है एड रिकॉर्ड होता है। सही है, कोई चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन जो गलत हो गई तो अपडेट अपडेट होता है, रिकॉर्ड होता है। सही है, डिलीट होता है कि आप रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। और देखें यहाँ पे सर्चिंग भी आ रहा है, वो एम्प्लॉय नंबर डाल रहा है और वो सर्चिंग भी कर रहा है। तो नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर आपके बन रहे होते हैं वो ऐसे बन रहे होते हैं कि डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा होता है हमारे पास, ये इनका डेटा है, कोई भी हो, हम एक्स वाई जी कंपनी किसी का भी बना रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो डेटा है। और डेटा के ऊपर जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कौन कौन से हो सकते हैं। नया एम्प्लॉय आया तो उसको ऐड करना है, कोई एम्प्लॉय जो था वो लेट सपोज उसने जो ग्रेजुएशन किया हुआ था, अब उसने मास्टर कर लिया है तो उसको अपडेट करना है।
वो रिज़ाइन करके चला गया तो क्या करना है, डिलीट करना है। या आप बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं और ऐसा तो नहीं होगा कि आप सर्च जो है वो करेंगे। तो सर्च आप बाय नेम भी कर सकते हैं और बाय जो है वो नंबर भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपको समझ में आई कि डेटा के ऊपर जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? अगर समझ में आई तो 2 लिख के राइट करें। ठीक है, 2 लिख के बताएँ कि ये जो हम कर रहे हैं अभी स्क्रीन पे उसमें आप मेरे साथ हैं, ये समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि नया एम्प्लॉयी अगर है, आप उसका कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो नॉर्मली आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे, अपडेट करेंगे उसको, या वो चले जाएगा तो डिलीट करेंगे। अभी भी 2 बहुत कम है, 17 स्टूडेंट में से। लेकिन अब वो वाली बात होती है ना, फिर मैं नाम लेना शुरू करूँगा कि इसने जवाब नहीं दिया, इसने नहीं दिया, तो फिर उसमें और सर्चिंग वगैरह। तो ये हमारे पास जो टोटल ऑपरेशन है, तो डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो एक स्टैंडर्ड है, सही है। और वो स्टैंडर्ड क्या है कि आपके पास जो है आप ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो हमने ऐड का बटन देखा था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंसर्शन। अच्छा, ये हर तरीके के डेटा के ऊपर हो सकता है, सही है, कि आप जो एक नया रिकॉर्ड जो वो ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉय अगर चले जाता है तो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर वो कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, जैसे उसने जो ग्रेजुएट किया था फिर मास्टर कर लिया तो भी करते हैं। और जो है वो सर्चिंग भी परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके पास ना, कि कौन सा एम्प्लॉय है, कौन से एम्प्लॉय कराची से बिलोंग करते हैं, या कौन से जो है वो मतलब ये है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो कौन से एम्प्लॉय है, जिन्होंने मास्टर किया, ये सर्चिंग हो गई। और इसके अलावा कभी ये होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि तमाम जो है रिकॉर्ड उनको प्रिंट भी कर लें, ठीक है। तो ये इस ऑपरेशन को कहते हैं